हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे हम 2019 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये 7 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर है। और ये जो क्वांट का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों ही तरीके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भाई यहाँ पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने CGL 18 में 611 स्कोर कर रखा है आउट ऑफ 700। और यहाँ पे जो है मैंने इंग्लिश प्री में मेरे 187 मार्क्स थे और मेंस में मैंने 370 मार्क्स स्कोर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रेडियस की जो रेडियस है सर्किल की वो डिक्रीज कर दिया, यानी कि 11% से कम कर दी। तो 11% से कम करने का मतलब क्या हो गया, 100 से क्या कर दिया, 89 कर दिया। 11% आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, परसेंटेज में पढ़ा होगा कि अपन क्या करते हैं, जैसे 10% है तो क्या करते हैं इसको 100 से 90 हो गया। 11% का मतलब कितना हो गया, 100 से 89 हो गया। आपको पता है कि एरिया ये पूछ रहा है, तो एरिया में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये तो आर का है। तो पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर और 89 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे आप 89 का होल स्क्वायर यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आप 90 - 1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप काफी इजीली आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो कि जैसे 90 का स्क्वायर 8100 हो गया, और 8100 और +1 आएगा तो 8101 और माइनस कितना करना पड़ेगा 180। बस हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो एक यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, और ये 7921 आ गया। 7921 आ गया और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर ये हो गया। तो अपने एरिया में कितना फर्क पड़ा, एरिया पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 7921। तो कितना जो है डिफरेंस आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक है, तो यहाँ पे जब 0 में से 1 घटाओगे तो यूनिट डिजिट अपना क्या आएगा 9। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, और यहाँ पे कुछ जो भी आएगा संख्या, और नीचे कितना आएगा 10,000 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल 0 और 1 से भी आप सिंपल क्या कर सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। तो ये वाला एक ही आंसर इसका है। और दूसरा तरीका आप यहाँ से भी कर सकते थे कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिंपल क्या कर सकते थे कि यहाँ पे 0 आएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। और जब आपको ये डिफरेंस पूछेगा तो आपको सिंपल पता है कि आप इसका डिफरेंस निकालोगे, 10 में से 1 कितना गया 9, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। और नीचे तो 100 10,000 आएंगे ऐसे कैसे, और इंटू में 100 आएगा तो ये तो कट ही जाएगा। और 100 से अपन केवल पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये डिजिट तो चेंज होने से गया। तो जो अपना आंसर है उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। तो आप सिंपल जो आपको बिना ये कैलकुलेशन किए भी आप सिंपल यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एन है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 7 का जो अपन डिवाइड करें उसको, तो रिमाइंडर कितना है 0। तो आपको पता है कि रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इस रिमाइंडर 2 को हटाना पड़ेगा। तो या तो ये हो सकता है कि अपन उस संख्या को 2 कम कर दें, यानी कि या तो n-2 कर दे उसको, तब इसमें 7 का भाग चला जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें n+5 कर सकते हैं, क्योंकि n का जो रिमाइंडर होगा n/7 अपन +5/7 होगा। तो n का रिमाइंडर 2 आ गया, और 5/7 का रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो ये जो रिमाइंडर आएगा 7, और 7 में फिर से 7 का भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये सिंपल हो गया। और बाकी आप कैसे इसको सोल्व बाकी आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि आपको पता है कि 7 को n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो आप वो संख्या कितना मान लो कि 9 वो मान लो। आपने n को क्या मान लिया 9, तो 9 में जब 7 का भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब आपको बस ये चेक करना है कि n जो यहाँ पे कौन सी संख्या है उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यहाँ पे 9 + 5 करोगे तो 14 में ये आंसर अपना मैच होगा कि 9 5 14 हो गया, 14 में 7 का भाग चला जाएगा। और इनमें से किसी भी ऑप्शन में ये जो आप n की जगह 9 रखोगे तो वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते थे। तीसरा जो क्वेश्चन है तो सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको बस खोलना है। a+b का होल क्यूब आपको पता होगा, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और a+b वो वाला भी होता है। और साथ में अपन इसको ओपन करके खोल ले तो इसको इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें सब बस क्या करना है, x/3 + y/5 को इस तरह से खोलना है, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आप कर लोगे। ओके, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कम्प्लीटेड बोल रहा है कि यानी कि वो कार्य इतने दिनों में हो सकता था। 187 मैन 15 आवर्स यानी 15 घंटे काम करे 187 लोग, तो वो 75 दिन में हो सकता है। अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा श्योर नहीं है कि ये काम हो ही जाएगा, क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो उनको 65 डेज बाद में पता चला कि जो काम किया था उसका तीसरा हिस्सा ही काम हुआ, मतलब 3/5 वाला हिस्सा ही काम हुआ है, और अब केवल 10 दिन बचे हैं, और 10 दिन में उनको जो 2/5 वाला हिस्सा है वो भी काम करना है। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 5 में से 3 काम करने में 65 दिन लग गए, तो दो काम अपना और बच गया, तो उसमें वो 10 दिन में थोड़ी होगा, तो उसमें और ज्यादा दिन लगेंगे। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस काम को पूरा कंप्लीट करना है उसी टाइम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अपनी मेन पावर बढ़ानी पड़ेगी। जो आदमी लगा रहे हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जो 2 काम हमारा बचा है, 2/5 काम बचा है, वो 10 दिन में हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा MDH/W। तो इस कॉन्सेप्ट से अपन इनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने लगाए 187 मैन लगाए थे, और ये कितने दिन तक लगे, ये 65 दिन तक इन्होंने काम किया, और कितने घंटे काम किया इन्होंने, किया 15 घंटे काम किया, और W कितना हुआ 3/5 है, तो 3/5 लिख दो, या फिर आप टोटल काम 5 मान रहे हो, तो यहाँ पे 3 इन लोगों ने कर लिया, और 2 ये जो लोग बच गए वो कर लेंगे। या फिर आप यहाँ पे 3/5 भी लिखोगे, तो यहाँ पे 2/5 लिखोगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर से हमने अब जो लोग करेंगे उसको कितने करने में, 10 दिन में, और कितने घंटे काम करने हैं, 17 घंटे। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 17 से कितने बार कट जाएगा, 11 बार, और ये 15 से 15 दूगा 30, तो यहाँ पे 30 से ये 3 बार कट जाएगा। तो ये जो मेन जो आएंगे अपने, वो कितने आ जाएंगे, 33 × 65। तो यहाँ पे ये 3 जो है उसे हम डिवाइड भी करेंगे, तो 3 से ये 11 बार जाएगा, तो 11 × 65 जो आएगा, तो ये कितना हो गया, 5 6 5 11, तो 715 ये आ जाएंगे। तो जो हमें जो मेन पावर लगानी पड़ेगी वो 715 जो लोग हैं वो लगाने पड़ेंगे, तभी ये 10 दिन में काम हो पाएगा। तो हमने कितने एडिशनल लोग लगाए, 715 टोटल थे, और 187 हमारे पहले थे, तो कितने एडिशनल लगाए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 528। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि यहाँ पे ये सिंपल आपको बताया मैंने कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C² + ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप सिंपल इसका वैल्यू पुट कर दो, तो A² + B² 300 हो गए, और प्लस ट्वाइस × 50, तो ये 100 हो गया, तो ये 400 हो जाएगा, और A+B+C पूछा, तो A+B+C कितना हो जाएगा, 20। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आइसोसेल ट्रायंगल की समद्विबाहु त्रिभुज हमें एक दे रखा है, जिसका ये सिंपल क्या बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर 50 है और इसका बेस 18 है। तो ये बेस 18 हो गया, और पूरा पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 50 ही, यानी कि आप इसको वैसे करें तो यहाँ पे x मान सकते हो, तो 2x + 18 अपना कितना होना चाहिए, 50। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 16। या फिर आप ऐसे न करके आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 50 जो है टोटल है, और बेस इसका 18 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 32, क्योंकि 50 में 18 गया तो 32, तो 32 सम रहा होगा, तो ये 16 16 दोनों हो जाएंगे। और साइड ही पूछिए, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो 18 आदमी है वो 35 दिन में एक फील्ड को काट सकते हैं, और जो अब 21 आदमी उस फील्ड को कितने दिनों में काटेंगे। तो वही पूछ रहा है अपन को, सिंपल अपन को टोटल वर्क बराबर करना है। तो 18 आदमी 35 दिन, तो ये क्या होगा, टोटल वर्क क्या होता है, M × D, यदि आपको पता हो तो बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ से भी टोटल वर्क बराबर होगा। तो यहाँ पे कितने आदमी है, 21, और यहाँ पे डेज अपन को पता नहीं, तो x मान लिए, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 3 बार, ये 5 बार, 3 से ये 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं कि असम लेंट आउट की एक जो पैसा है, एक उसको उधार दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1250। तो जो भी ये प्रिंसिपल P मान लिया हमने, तो ये 1250 हो गए, अमाउंट हो गया 1 साल में, ये 1 ईयर में हो गया। एंड ये जो सेम अमाउंट है वो 3 साल में कितना हो गया, 1458, यानी कि ये पूरा 2 साल में हुआ होगा। तो बस ये क्वेश्चन अपना यहाँ का ही रह गया कि 1250
जो है 2 साल में इतने हो गए। तो यहाँ की आप इसको यहाँ पे कट करोगे तो ये 729 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 625। तो 2 साल में 625 से 729 हो गए। तो 1 साल का हमें निकालना हो तो 1 साल के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका 1/2 स्क्वायर रूट कर देते, क्योंकि 2 साल में 625 से 729 हुआ है। तो 1 साल के लिए अपन इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 25 से कितना हो गया 27। तो अपनी जो रेट है यहाँ से सिंपल निकल के आ जाएगी 2/25 इंटू 100। तो 8% हमारी क्या आ जाएगी रेट। और यदि प्रिंसिपल अपन को निकालना हो तो प्रिंसिपल हमें निकालना है तो अपन को पता है कि जो पी है वो 1250 हो गया 1 साल में। तो आप या तो ऐसे सिंपल कर सकते हो कि जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये पढ़ा होगा कि जो सेम फैक्टर से वो गुना होता है हर साल, कि जैसे अक्स है यदि उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो हमेशा वो 11/10 से ही गुना होगा। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो है 1 साल में वो 25 से 27 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 साल में वो क्या रहा होगा 25 से 27 हुआ होगा। यानी कि 27 की वैल्यू कितनी है 1250। तो 25 की वैल्यू प्रिंसिपल अपना 25, तो 25 की वैल्यू आ जाएगी 1250/27 गुना 25। तो ये प्रिंसिपल हो गया। और अपन को पूछा है इसका सिंपल इंटरेस्ट, अपन को पूछा है तो PRT/100। ऐसा ही कितना होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल ये हो गया और आर हो गया अपना 8%। तो यहाँ पे आर 8% लग देंगे। और टाइम कितना हो गया 27/5। तो ये अपना आंसर आना चाहिए। तो 27 से 27 कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 25 से कितना कट गया 4 बार, और 25 से ये 50 बार, और ये 4 से 2 बार, 5 दूनी 10, और ये 500 इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पीड टाइम का है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाराणसी और लखनऊ के बीच की जो डिस्टेंस है जो है, एक जो ट्रेन है वो तो 11 बजे निकल जाती है। एक ट्रेन तो 11 बजे निकल जाती है और दूसरी जो ट्रेन है वो 11:30 पे निकलती है। तो हमें सबसे पहले पता है कि स्पीड टाइम में हम क्या करते हैं, टाइम को इक्वल करते हैं। यानी कि यदि 11 बजे ये निकल गई थी जो ए ट्रेन है, तो ये 11 बजे मान लो कि यहाँ पे पहुँच गई जो ए है, तो अब इसके 11:30 हो गए और बी ने अब 11:30 पे स्टार्ट किया चलना। तो ये इसकी कितनी स्पीड है 140 और इसकी स्पीड थी 110। तो 110 वाली ने आधा घंटा चला, क्योंकि 11 बजे निकल गई थी, तो आधा घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया। अब ये पूछा है अपन को इनका मिलन टाइम, कि ये कितने समय बाद में दोनों ट्रेनें मिलती है। तो क्या करेंगे अपन टाइम निकालने के लिए, इनके बीच की सापेक्षिक दूरी तो 55 होगी और इनके बीच का सापेक्षिक जो चाल है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 यहाँ पे इनकी जो है स्पीड हो गई। तो ये क्या हो गया टाइम आ गया यहाँ पे। और अपन को क्या होता है कि कितने किलोमीटर बाद में वो मिल रही है, तो कितने किलोमीटर बाद में मिल रही है, क्योंकि जो ये टाइम आया है वो 11:30 के बाद में आया है। तो आपको बी वाली स्पीड से इसको गुना करना पड़ेगा, बी वाली स्पीड से इसको गुना करना पड़ेगा। यदि आपको ए वाली स्पीड से गुना करना होता है तो ये जो टाइम है उसमें आपको पहले आधा घंटा जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो ऑलरेडी आधा घंटा चल चुकी है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ए ने इतना टाइम से इसने कितनी अब फर्दर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की और उसमें 55 किलोमीटर आप ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 से 11 बार हो गया और यहाँ पे 5 से 50 और 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 14 इंटू 11 कितना हो गया 154/5। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या मिस्टेक की, जो अपनी सापेक्षिक चाल है वो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो अपन को वो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 55 टाइम जो आएगा वो 55 किलोमीटर लिखा आपने, और जो ये स्पीड है वो घट जाएगी। तो 140 से 110 कितना हो जाएगा 30, और ये टाइम आ गया। और फिर हम इसका जो डिस्टेंस निकालने के लिए इस टाइम में जो 11 ये कितना हो जाएगा 11/5 से काट देंगे 11/6। इसमें हम क्या कर देंगे 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 154.06 ही आ जाएगा। तो 6 2 12 3 और 6 5 30 और 30 के बाद में 4 0 40 हो गया। तो 6 6 36 और 4/6 आएगा, तो उसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफिकेशन का है। तो ये सिंप्लीफिकेशन को आपको सबसे अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको इसको सोल्व करना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऑफ वाला टर्म है तो ये एक साथ होगा सोल्व। आप जब भी इसको सोल्व करो तो इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना और ये एक साथ सोल्व होगा। जहाँ पे भी ऑफ वाला है, यानी कि आप पहले इसको डिवाइड नहीं करोगे, पहले इस ऑफ वाले को सोल्व करोगे। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो 8 ये कितना हो गया 9/8, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 17/4 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम डिवाइड, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 3/5, और ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू 17/2, ये हो गया।
माइनस 2/5 इंटू 4/3 और डिवाइड, यहाँ पे फिर से ऑफ आ गया तो यहाँ पे इसको अंदर लिख देंगे 4/5 इंटू 5/3 प्लस 11/20। समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिंपल 9/8 लिख दिया अपन ने फिर से, और यहाँ पे 17/4। और इसको यदि सोल्व कर लो या फिर आप बटे में दे रहे हो तो बटे में आपको पता है कि जो ये वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी और ये वाली ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि जब ए बटा बी बटे में सी बटा डी है तो आपको पता है कि ए और डी होता है, बी और सी होता है। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया 8/15 डिवाइड। तो अब फिर से वही कि ये डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटू में हो जाएगा वो 4/5 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 5 और ये 5 इंटू 3 ऊपर रह जाएगा और प्लस में 11/20। अब इसको सोल्व करेंगे 9/8 डिवाइड, यहाँ से कुछ कट रहा है 7 ये कट गया, 2 से 2 बार तो 5/6 यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ से 5 से 5 कट गया, 3 से ये 5 बार कट गया तो 8/20 यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस 11/20 ये आ गया। और यहाँ पे आप फिर से इसको सोल्व करोगे तो वही तरीका कि 9/8 और यहाँ इंटू में जो 5 है वो नीचे आ जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करें तो 20 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 11 में से 8 गए तो 3/20 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 से 3 बार ये 4 बार तो 20 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 27 और 3 30 तो 3/2 आ गया, इसका मतलब 1 से 1/2 इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पे फोकस करनी थी कि जो ऑफ है उसको हम पर्टिकुलरली उसको ब्रैकेट में लेके उसको सोल्व करेंगे। जो 11 है वो डीआई का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये देखना कि आपको वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आपको स्किप करना है, यदि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो है 5000 मोबाइल है और ये पूछा है कि हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो 1 ईयर ओल्ड कौन से है, ये वाले। तो सी का हमको पूछा है तो 1 ईयर ओल्ड, तो आपको पता है कि इनका सम 100 है। तो जो ये 100 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 5000। टोटल जो मोबाइल है वो 5000 बिके और 100 की वैल्यू 5000 है और अपन को 1 ईयर ओल्ड से ऊपर चाहिए, यानी कि ये पूरा 100% बन रहा है। मतलब ऊपर कितने हो गए 90%। यदि अपन को 1 ईयर ओल्ड का पूछता तो अपन 10% निकालते, लेकिन ये 1 ईयर ओल्ड से ऊपर पूछा है तो या तो 10% निकाल के आपको 5000 में से घटाना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट ये वाली परसेंटेज है वो निकालो। तो ये परसेंटेज 90 होगी तो यहाँ पे अपन सिंपल 90% की वैल्यू निकालेंगे जो 4500 आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल ये बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोई रेक्टेंगल हो या फिर कुछ पेलोग्राम हो। तो आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपने ले लिया, पी क्यू आर एस इसको हम बोल सकते हैं, पी क्यू आर एस। और इसने बोला है कि आर एम परपेंडिकुलर है क्यू एस, तो क्यू एस पे परपेंडिकुलर है आर एम, और जो बोला है इसने पी एन परपेंडिकुलर है क्यू एस पर। और क्यू एस कितना है, ये पूरा 6 दे रखा है और आर एम अपन को 3 दे रखा है और पी एन 2 दे रखा है। और पूछा एरिया, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 ट्राइंगल बन के बस इसका इनका एरिया चाहिए। तो ये 6, इसका एरिया कितना हो गया 36 18, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऐसे हाफ बेस इंटू हाइट तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका एरिया, तो कितना हो जाएगा 15। समझ आ गया। 2 ट्राइंगल्स है उनके एरिया कैलकुलेट करने थे हाफ बेस इंटू हाइट से। 13 वो क्वेश्चन है जो आपको द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर ए शॉपकीपर वाज एक्स। तो इसकी एक्स की जगह अपन 100 ही मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है तो अपन को 100 मान लेंगे। ये मार्क डे में 15% है, तो 15% उसने बढ़ा दिया तो चलो 115 हो गया। और फाइनली ही सोल्ड द डिस्काउंट, तो इस 25% डिस्काउंट से उसने बेच दिया, तो ये मार्क प्राइस हो गया। और ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 25% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 25% मतलब होता है 1/4। तो यदि 1/4 हो गया तो यदि डिस्काउंट दे रहा तो मतलब 4 में से 1 डिस्काउंट गया तो अब 3/4 से वो गुना होगा। यदि प्रॉफिट होता तो अपन 5/4 से गुना करते। तो यहाँ पे इसको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 3/4 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है। या फिर आप क्या कर सकते थे 115 इंटू 25% डिस्काउंट मतलब 75/100, ये वही बात है 3/4। तो यहाँ पे कितना हो गया 445, 345/4। तो अब प्रॉफिट पूछा है तो ये जो सीपी हो गया ये एसपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 345। जो भी प्रॉफिट लॉस जो आएगा यहाँ पे एसपी माइनस सीपी कर देंगे। तो यहाँ पे अपन को लॉस हो रहा है कितने का आ रहा है 55/4 का लॉस आ रहा है। और ये कितना हो गया 83 3/4 इसका आंसर आ गया। तो 13.75% का इसका लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट वाले तो हट ही गए क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हो रहा है तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। और आपको पता है कि यहाँ पे पूरा इसका ये डिवाइड नहीं हो रहा,
तो ये क्या हो गया, ये वैसे क्रॉस हो गया, तो ये सिंपल एक आंसर आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये सपोज करना है कि ये किसी ट्रिपलेट पे अपने सेट हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये अपने एक ट्रिपलेट पे सेट हो सकता है 5, 12, 13 वाले पे। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन ए प्लस कोस है, तो इसको अलग अलग कर लो। तो 10a हो गया ये, और प्लस 1। तो 10a प्लस 1 किस में हो रहा है, 5/12 प्लस 1 आप करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 17/12। तो ये सेट हो रहा है। तो आपको बस सिंपल इसमें ये वैल्यू रखनी है, या तो आप इसको वैल्यू रख दो डायरेक्ट, या फिर इसको अलग अलग कर लो कि 1/sin a क्या हो गया, cos a के, और माइनस cot a की वैल्यू रखनी है। तो cos a का अपने कितना होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और माइनस cot a कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसने पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू तो अपन को निकालनी नहीं है, केवल कंपैरिजन करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। यदि किसी संख्या से डिविजिबल है तो इससे हम डिवाइड करें। तो 5 हमें लग रहा है कि 5 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये सब कुछ लोग डिविजिबल है, तो हम 5 से इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 125 हो गया, यहाँ पे 134 हो गया, कितना आएगा, 13×5 = 65, 138 यहाँ पे आएगा, 138 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 145, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2, 5 25, तो 155 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 6 पंजे 30, तो ये आ गया। ये अब छोटा हो गया। अब आपको केवल परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है अपना कितना, 13 नंबर का, कितने पर, 138 पे। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 नंबर का, कितने पर, 138 पे। यहाँ पे 125 आएगा ना, 125। और फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 नंबर का, कितने पे, 145 पे। और फिर यहाँ पे कितना हो रहा है इंक्रीज, 8 का अपॉन 155। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि आपको पता है, आप सपोज करो कि यहाँ पे सब जगह क्या है, 125 125 125 है। तो 125 125 125 है, तो यहाँ पे 13 से 7 छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, और ये भी छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये। अब आपको जो है, अभी हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि ये सबसे बड़ा नंबर है। आपको ये भी देखना होगा कि 125 से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको छोटा करते तब हो सकता था कि वो ये संख्या है वो बड़ी आ सकती थी। लेकिन आप एक तरफ तो इसको भी कम कर रहे हो और ऊपर से इसको बढ़ा रहे हो, तो बटे में आप इसको बढ़ा रहे हो, तो मतलब ये ओवरऑल संख्या और भी कम हो जाएगी। सपोज करो कि यहाँ पे 7/125 है। अब मैं आपको पूछूं कि कौन सा बड़ा है इनमें, तो आप सीधा आंसर दे देते हैं ये वाला बड़ा है। अब मैं 125 को बढ़ा रहा हूँ, 126 कर दिया, तो आपको पता है कि 7/125 और 7/126 में से कौन सा बड़ा होगा, 7/125। तो ये और संख्या और छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे तो सीधा 138 कर दिया, तो ये और संख्या छोटी हो गई। तो ये सब संख्या क्या है, सबसे इन सबसे छोटी है, सबसे बड़ी संख्या अपने ये है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 2015 से 16 वाला इसका आंसर आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको वापस से कमेंट बॉक्स में उनको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा लोग वर्क करे, तो 2016 में आप देख रहे हो कि ये सब जो डेटा है 600 700 800 के आसपास आएगा। यहाँ पे जो डेटा है वो 1000 1200 के आसपास मान लो, 1300 मान लो कि 1300 के आसपास ये आएगा। 1000 ये कितना आएगा, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा जगह, 1000। यहाँ पे देखो कि यहाँ 10 का इन दोनों में टक्कर है, तो यहाँ पे ये 10 का इंक्रीमेंट लेके जा रहा है, फिर यहाँ पे ये 10 का इंक्रीमेंट लेके जा रहा है, तो प्लस में चल रहा है इंक्रीमेंट। यहाँ पे फिर से 5 का इंक्रीमेंट और यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट, तो ये हमेशा संख्या बड़ी ही आएगी। तो 2019 वाला सबसे ज्यादा स्टाफ कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट थ्योरम पे है। आपको पता होगा कि थेल्स थ्योरम जो होती है ABC, इसमें जो होता है कि ये जो मिड पॉइंट से अपन मिलाते हैं तो ये आपस में क्या होती है, पैरेलल भी होती है, और जो DE होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, मतलब DE जो होता है हाफ ऑफ BC होता है। तो यहाँ पे यही गेम है कि ABC हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, जिसमें AB कितना है, AB है 12, BC कितना है 30 और CA कितना है 15।
और ये बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट को अपन ने मिला दिया। तो आपको पता है कि ये जो मिड पॉइंट है वो इसके सिमिलर भी होगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। तो ये 30 15 हो गई। ऐसे ही इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इस वाली की आधी। तो ये कितना हो गया 7 15/2, तो मतलब 7 से 1/2। ऐसी 12 है ये पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 6। और अपन को इनका ऐड करके 2 का भाग देना है, ये तो क्वेश्चन पूछा है। तो इनका ऐड आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 6 21। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 30 की जगह 20 ही है, यहाँ पे गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे 20 की तो यहाँ पे 10 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 6 16 7 23 से 1/2, 23 से ही मतलब 23.5 आएगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 11.75। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ये पहले यही देखना कि आप यदि किसी एंगल को पुट करके वहाँ पे सॉल्व करने में कर सकते हो तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे 3 दूनी 6 करके प्लस 1 करें तो यहाँ पे 7 बन सकता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं 45, क्योंकि 10 45 1 होता है और सेक 45 √2 होता है। तो √2 से 2 बन जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7। तो ये आप जितना बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आप फ्लुएंट हो जाओगे इनको गेस करने में, एंगल्स को गेस करने में। तो आप कितना हो गया थीटा बराबर 45 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो cos एक नंबर 1 हो गया प्लस, और cos 45 1/√2 हो जाएगा, और साइन 90 1 हो गया, और cot 45 कितना होता है 1, तो 1 + 1/√2। ये √2 + 1/2√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये जो बोनस हुआ था, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो मैच नहीं करा, इसकी जो है रॉन्ग आंसर है। तो इसका आंसर ये आएगा। आप एक बार हो चेक कर लेना। ओके, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम। तो सिंपल अपन को करना है कि इनकम हमने क्या मान लिया 100, और इसने 68% इसको क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। तो ये 68 खर्च कर दिया। तो सेविंग कितनी की इसने 32 की, तो 32 की सेविंग की। अब इसने 20% इंक्रीज कर दिया। तो अपन को नीचे वाली वैल्यू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। तो 20% इंक्रीज कर दिया, तो आप सिंपली देखो कि इससे 20% इंक्रीज किया तो कितना प्लस हुआ 20 + 20 इंक्रीमेंट हुआ। और ये बोल रहा है कि जो सेविंग है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 9 से 3/8% की इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है 32 पे इंक्रीमेंट हुआ है। कितना, जैसे x% इंक्रीमेंट होता तो हम क्या लिखते हैं उसको x/100। तो यहाँ पे 9 से 3/8 है, तो इसको क्या लिखेंगे 9 72 75/100 ये हम लिखते हैं। तो इतने का इंक्रीमेंट होता है। तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 8 से 4 बार, तो 3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो सेविंग में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, जबकि होना कितना था इनकम में 20 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब एक्सपेंड अपने अब कितना कर दिया 17 हमने एक्सपेंड कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि -17 करोगे तभी तो 3 आएगा। यहाँ की 17 रुपये अपन ने एक्सपेंड और कर दिए, 17 रुपये और खर्च कर दिए। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 17 का, कितने पे 68 पे इंटू 100। तो 17 4 68, तो ये कितना हो गया 25%। जो 20वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रेक्टेंगल है कोई, उसमें 50 यूनिट उसका क्या है पेरीमीटर है। तो ट्वाइस ऑफ l+b कितना है 50, और एरिया 150। तो आप सोच भी सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि l+b कितना हो गया 50, और l b अपन को दे रखा है कितना 150। तो यहाँ पे l+b कितना हो गया, तो ये 50 25। तो आपको ऐसी जो संख्या है सोचनी है l और b की, जहाँ पे आपका l b 15 और 10 हो गया। l 15 मान ले तो b कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया 150 भी हो गया, और ये 25 भी हो गया। तो ये 15 और 10 हो गए। तो जो छोटी साइड अपन को पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को पूछा है कि जो मैन बाइज 2 वॉचेज, यानी कि 2 घड़ियां वो खरीदता है 800 रुपये, मतलब टोटल कॉस्ट अपन को देखिए a+b की टोटल कॉस्ट कितनी है 800। इंडिविजुअल कॉस्ट हमें पता नहीं है। और वो बोल रहा है कि दोनों घड़ियों को वो बेचता है सेम सेलिंग प्राइस पे, और प्रॉफिट कमाता है 18%। तो इस पे तो 18% प्रॉफिट कमाता है, और दूसरे पे कितने कमाता है लॉस कमाता है 22% का, मतलब 78%। ये हो गया। और आपको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो a/b सिंपल कितना आ जाएगा 78/118। यहाँ पे ये कट रहे हैं किसी से, ये 39 से कटेंगे, 39 से कट रहे क्या। तो यहाँ पे आप 2 से इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 59 आ जाएगा। तो ये अभी कट रहे हैं। अभी ये किसी से भी नहीं कट रहे, तो अपन सिंपल क्या करेंगे, अपन को a+b दे रखा, तो a+b अपने यहाँ पे कर लेंगे। 9 8 18 और 5 4 98 की वैल्यू ये आ गई। 98 की वैल्यू कितनी है 800। तो अपन यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे 800/98,
और अपन को किसकी निकालनी है, अपन को इनकी कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो पहले ए की वैल्यू कितनी है 39, तो 39 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू ये है तो ये सबसे गुना हो जाएगा, तो 39 इंटू 800/98। यदि अपन इसको लगभग 100 माने तो यहाँ पे कट जाएगा। तो 39 इंटू 8 अपन करेंगे तो 9 बनते 2, 7 8 या 24 7 33, तो 332 से छोटा आएगा, 332 से छोटा आएगा। यानी कि आंसर क्या क्या हो सकता है अपना 300, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में से अपना आंसर होगा। और ये भी पता है कि यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा क्योंकि कट नहीं रहा। तो सिंपल कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डीआई का क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब मैं एवरेज पूछा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल इनका जो 7 स्टूडेंट है फिजिक्स में, इनको ऐड करके हमें डिवाइड कर देना है 7 का, तो यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। आप इसको कर सकते हो। और यदि आपको यहाँ पे देखना है कि यदि आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ना है। यदि आपका कोई सिंपल क्वेश्चन रह रहा है तो उसको सबसे पहले करना है। इफ इन 13 years a fixed sum डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 13 साल में क्या होता है कि जो यदि अक्स है कोई प्रिंसिपल तो वो डबल हो जाता है 13 साल में। यानी कि 13 साल में अपन को कितना ब्याज मिलता है, अक्स, यहाँ पे अक्स ब्याज मिल गया 13 साल में। और हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट पर ईयर। तो पर ईयर में अपन को हर साल कितना मिल गया ब्याज, x/13। और अपन को रेट पूछिए तो रेट कितनी हो जाएगी, या तो P8/100 वाले से निकाल लो, या फिर हमको सिंपल पता है कि रेट क्या होती है, एक साल में जो प्रिंसिपल पे मिला हुआ ब्याज। तो एक साल में प्रिंसिपल पे मिला हुआ ब्याज, तो ये ब्याज क्या, और प्रिंसिपल कितना हो गया x इंटू 100, तो 100/13 कितना होता है 7 से 9/13%। ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 से 9/13 मतलब कितना हो गया 7.69। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये कोई सर्किल है, उसका ए बी क्या है डायमीटर, और उसका सेंटर कितना है ओ। और वो ये बोल रहा है कि द टेंजेंट एट पॉइंट सी, तो ये टेंजेंट है, और ए बी को ये आगे प्रोड्यूस नहीं आगे बढ़ाना, तो ये क्यू पे कट कर रही है, ये क्या हो गया सी। तो इफ सी ए बी ये कितना है 42 डिग्री। तो अब हमको पूछा है सी क्यों, ये निकालना है, इसको हम एल्फा बोलते हैं। तो एल्फा अपन को कैलकुलेट करना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि सेंटर को जब यहाँ पे इस पॉइंट से जो स्पर्श रेखा वाले पॉइंट्स मिलाते हैं तो ये एंगल कितना बनता है 90 बनता है हमेशा। तो ये 90 हो गया, और ये दोनों क्या है रेडियस है, तो ये एंगल 42 है, तो ये भी कितना होगा 42। अब आपको पता है कि ये वाला ए सी क्यू ट्राइंगल है, उसमें क्या होगा तीनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे 90 तो हो ही गया, अब मतलब 90 और बचा है क्योंकि तीनों का 180 है ना। तो ये 42 42 84 हो गए, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा सिंपल 6 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। आपको इसका फॉर्मूला पता होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है x + y + z, और यहाँ पे x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx। तो अब आपको क्या करना है, ये तो दे नहीं रखा, तो इसका एक और फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, वो याद रखना है x + y + z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। इसमें जो +2xy + y + yz + zx वाली टर्म आएगी तो वो इसमें घट जाएगी, तो ये माइनस का 3xy + yz + zx। तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे zx। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो x + y + z 10 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 45। तो ये 55 बच गया, तो 510 550 का आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। आपको जो भी इम्प्रूवमेंट मुझे लाना है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। आपको अब खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, और जो जिन बच्चों को ये समझ में आया है वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।